हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गोयल आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम जो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस डिमांड में जो इलास्टिसिटी निकालने की या इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने की एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसको मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। और अगर इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये आपके नॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट किया है और ऐसा लगता है कि हाँ, इससे आपकी वर्थ बढ़ी है, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो को बल्कि मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये बेसिकली वीडियो काम आएगा, आपके कॉन्सेप्ट काम आएगा, आपके मेनली सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम में काम आएगा। और इवन जो कॉमर्स स्टूडेंट है क्लास 11th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या किसी भी लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर ही काम का है। इसमें थोड़ा रिसर्च बेस्ड मैं बात करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल स्टाइल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्योंकि अपने इतने साल के टीचिंग कैरियर में देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना, उसको न्यूमेरिकली रिलेट नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसमें क्रिएट किया हूँ और इसमें जो नोट्स मैं यूज़ करूँगा और जो मैं चार्टिंग वगैरह यूज़ करूँगा, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ वीडियो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो भी मैं डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, विदाउट डिले शुरू करते हैं कि टोटल आउटले मेथड इलास्टिसिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलास्टिसिटी होती है ना, पहले इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ने से नेचुरली उसकी डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, अगर अदर थिंग्स कोई भी चेंज नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड तो है। अब इस लॉ ऑफ डिमांड का जो मेजरमेंट कहलाता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो उसके लिए हम नॉर्मल जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस और क्वांटिटी चेंज का हम रिलेशन देखते हैं, उससे इलास्टिसिटी निकालते हैं। लेकिन अगर प्राइस में मूवमेंट के साथ साथ हमारे खर्चे में जो बदलाव होता है, जब प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, तो प्राइस के बढ़ने और कम होने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में जो बदलाव होता है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी जो है वो किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें मैं जो इलास्टिसिटी का, देखिए ये वीडियो उन्हीं के लिए जो इलास्टिसिटी इन जनरल पढ़ रखे हैं, क्योंकि डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं जो फॉर्मूला यूज़ किया हूँ ना, ये देखिए वो फॉर्मूला है, नीचे बॉटम में मैंने लिख रखा है फॉर्मूला यूज्ड फॉर दिस इलास्टिसिटी, जिसको आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू Q1 प्लस P1 प्लस P2 डिवाइड बाई P1 माइनस P2। यहाँ पर Q1 मतलब ओल्ड क्वांटिटी, Q2 मतलब न्यू क्वांटिटी, P1 मतलब ओल्ड क्वांटिटी और P2 मतलब न्यू क्वांटिटी। क्लियर है? अब आप देखिए किस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ इस चार्ट में, समझना, फिर थ्योरी देख लेंगे अपन। जब भी किसी प्रोडक्ट की, केस नंबर 1, प्लीज चेक द केस नंबर 1। ठीक है, तो आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इसको और हल्का सा बड़ा कर दूँ आप लोगों के लिए, अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो। अच्छा, देखिए केस नंबर 1 ये है कि अगर कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट पे हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर को समझ लीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसमें कितना यूनिट हम परचेज कर रहे हैं। मान लो 10 रुपीज़ की पेन है, तो 10 रुपीज़ प्राइस हो गया। और अगर आप 100 यूनिट्स, 100 पेन परचेज करते हैं, तो टोटल खर्चा हो गया 1000 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ प्राइस हो गया और 100 यूनिट आप परचेज कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1000। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर। बस अब आगे मत पढ़ना और हड़बड़ाना मत, बहुत आराम से सुनना और समझना। किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको फील कराना चाहता हूँ, नॉट ओनली कि भाई हाँ लिटरेचर सीख गए, फील कराना चाहता हूँ कि आपको अंदर से समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए, किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, फील करो अंदर से, प्राइस बढ़ रही है मतलब प्राइस बढ़ रही है, महंगा हो रहा है चीज़ें, कुछ तो नहीं हो गया आप एज ए कंज्यूमर।
और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना उस प्रोडक्ट के प्रति वो कम हो रहा है। अजीब नहीं लग रहा है आपको? सोचो भाई, रेट बढ़ रहा है और आपका खर्चे कम हो रहे हैं। ये दुखी होने की बात नहीं है, तो खुश होने की बात है। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हो गया? पहला केस ही मैंने यूनिक लिया इसमें। तो रेट बढ़ रहा है लेकिन आपके खर्चे कम हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप जब रेट बढ़ता है तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड, जितना रेट बढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से डिमांड गिरा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड काम कर रही है लेकिन तेजी से काम कर रही है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर रेट बढ़ रहा है, किसी प्रोडक्ट का रेट थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, रेट थोड़ा सा बढ़ा और आपने उसकी डिमांड को मेरे डायरेक्शन की तरफ देखना, रेट थोड़ा सा बढ़ा, फील होगा, अंदर से दिल से फील होना चाहिए। रेट थोड़ा सा बढ़ा और आपने डिमांड बहुत ज़्यादा गिरा दी, तो भैया टोटल मल्टीप्लाई जो होगा ना उसमें खर्चे कम हो सकते हैं। तो जब रेट बढ़ता है और उसकी तुलना में ज़्यादा तेज़ी से डिमांड रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी मोर देन वन, या इलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो इसको देखिए, मैं यहाँ पर दिया हूँ ई मोर देन वन, सिंबल है इसमें ई मोर देन वन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलास्टिसिटी इस प्रोडक्ट की ज़्यादा हो। अब यहाँ पर एक और सबमिशन मैं करना चाहूँगा कि जब कंज्यूमर का खर्चा बढ़ता है तो शॉपकीपर की रेवेन्यू बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर का खर्चा ही, टोटल एक्सपेंडिचर ही शॉपकीपर की टोटल रेवेन्यू है। तो इसलिए मैंने यहाँ टोटल रेवेन्यू भी लिख दिया, ये भी डिक्रीज होगी। तो जब एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगी। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कंज्यूमर का तो शॉपकीपर की टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी। एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां पर कि जब भी इलास्टिसिटी मोर देन वन रहेगी, इलास्टिसिटी मोर देन वन रहेगी, मोर देन वन मतलब इलास्टिक रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगी डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में, तो उस केस में प्राइस बढ़ने से आपके खर्चे बढ़ने के बजाय, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगे। तो इसको ऐसा समझिए कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है और कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है तो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन वन है, वो इलास्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल, बेसिकली यहां तक तो स्टूडेंट फिर भी समझ जाते हैं, न्यूमेरिकली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो मैं राइट साइड में न्यूमेरिकल एग्जांपल समझना मैंने कैसे डिजाइन किया है, और ये एग्जांपल मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से प्रिंट आउट निकाल लेना। देखिए, अब मैंने P1 मतलब ओल्ड प्राइस 10 रुपए है और Q1 मतलब एग्जिस्टिंग, ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग क्वांटिटी 100 है, तो 10 रुपए बेस रखा हूं ताकि आप फटाफट कैलकुलेट कर लें। 10 रुपए अगर प्राइस है और 100 यूनिट की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका। योर टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 1000, सही है कि नहीं? योर टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 1000। ये देखिए 1000 टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर रुक जाइए, हमने क्या सीखा भी? अगर ई मोर देन वन है और रेट अगर बढ़ रहा है तो हमारे खर्चे क्या होंगे? हमारे खर्चे कम होंगे। तो देखिए मैं सीधा सीधा सबसे पहले तो रेट बढ़ा देता हूं, 10 रुपए की प्राइस को अब नई प्राइस मैंने कर दिया P2 11, रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ते ही खर्चे कम होंगे, तो मैं सीधा सीधा इसको टेंटेटिवली 900 रुपए लिख दिया, अपने मन से 900 रुपए लिख दिया। और इस 900 के हिसाब से जब मैं क्वांटिटी निकालता हूं और जब मैं ये P1 Q1 P2 Q2 को फॉर्मूले में रखता हूं, तो मेरे इलास्टिसिटी जो आर्क बेस पर आता है वो आता है -2.1। माइनस का मतलब वो तो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी गिरती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, तो प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है निगेटिव होता है करके वो माइनस साइन है। 2.1 और 2.1 इज अ मोर देन 1। तो आप प्लीज फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, ये 2.1 आएगा, और 2.1 मतलब मोर देन 1, तो देखिए टैली हो रहा है। न केवल रेट को बढ़ाने पर ही टैली होगा, बल्कि केस 2 देखिए, जब रेट डिक्रीज करूंगा मैं तब भी मेरे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे, उल्टा चलता है। तो देखिए जरा ई मोर देन वन यहां पर भी है, तो यहां पर देखिए 10 रुपए के प्राइस को मैंने 9 रुपए कर दिया है, 100 यूनिट में 1000, देखिए बेस क्वांटिटी वही रखा हूं ताकि आप फटाफट कैलकुलेट करें। टोटल एक्सपेंडिचर 1000 है। अब मैं यहां पर खर्चे क्या करने, बढ़ाने, तो मैंने खर्चे को 1050 कर दिया। तो ये जो है ना Q2, ये मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूं, समझना, क्योंकि मेरे को एक्सपेंडिचर बेस पे बात करनी, तो एक्सपेंडिचर कम ज्यादा कर रहा हूं और बैलेंसिंग क्वांटिटी निकालकर मैं इलास्टिसिटी चेक कर रहा हूं। तो 1050 आ गया, तो देखिए यहां पर मेरी क्वांटिटी आ गई 116। अब क्योंकि रेट गिरा है तो क्वांटिटी 100 की जगह कितनी हो गई, देखो जरा 116 हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। तो अब ये P1 Q1
P2Q2 का जब आप इलेस्टिसिटी निकालेंगे नीचे फॉर्मूले के बेस पर तो आपका आंसर आएगा -1.46। माइनस को भूल जाइए, वो तो रिलेशनशिप है। यहां पर भी देखिए मोर देन वन आया। तो दोनों केस से हम सीख चुके हैं कि इन केस ऑफ ई मोर देन वन, या हम कहें कि मोर इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का जो रिलेशनशिप रहता है वो उल्टा रहता है। प्राइस बढ़ेगी तो खर्चे कम हो जाते हैं, प्राइस कम होगी तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस दो केस से आप बिल्कुल न्यूमेरिकली टैली कर सकते हैं। इस तरीके से सेट किया मैंने। अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में अब मैं आपको बताने वाला हूं ई लेस देन वन का एग्जाम्पल। ये देखिए दोनों। अब ई लेस देन वन में अब आंसर ई लेस देन वन आना चाहिए अगर ये केस सही है तो यहां देखिए अगर प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ रही है तो हमारे टोटल खर्चे भी बढ़ रहे हैं और टोटल रेवेन्यू शॉपकीपर की भी बढ़ रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए सेम एग्जांपल मैंने लिया है, 10 रुपए की प्राइस है, 100 यूनिट की क्वांटिटी है, 1000 यूनिट मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है थर्ड केस में। अब क्योंकि मेरे को रेट बढ़ाना है तो मैंने रेट को देखिए ये 11 रुपये 10 से 11 कर दिया, और क्योंकि मेरे खर्चे भी बढ़ना है तो मैंने 1000 से खर्चे को पहले लिख दिया 1050, 1050, और अकॉर्डिंगली मैंने जब क्वांटिटी निकाली तो आगे 95.45, वो तो आना ही था। जब रेट बढ़ता है तो 100 की जगह क्वांटिटी कम हो गई। अब पूरी क्वांटिटी आपको मिल गई, पूरे डाटा मिल गए इलास्टिसिटी निकालने के, P1 Q1 P2 Q2। इसके बेस पर आप फॉर्मूला आर की इलास्टिसिटी लगाइए। देखिए इलास्टिसिटी क्या आ रही है, -0.49, मतलब लेस देन वन। ये टैली हो रहा है देखिए लेस देन वन। एज अगेंस्ट जब इसको केस 4 में जाते हैं आप तो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगी, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। सेम एग्जांपल देखिए 1000 रुपीज़ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पर मैं रेट को कम करता हूँ, ये देखिए रेट को कम करता हूँ मैं, 10 से 9 किया, और खर्चे मेरे को खर्चे भी कम करने तो मैंने 950 कर दिया 1000 से, और ये बैलेंसिंग फिगर निकाला 105। अब मेरे को इस क्वांटिटी के बेस पर जब मैं इलास्टिसिटी निकालूंगा तो ये भी मेरी लेस देन वन ही आएगी। हर इलास्टिसिटी आप प्लीज कैलकुलेट करके देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। नाउ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस इज वेरी यूनिक। इन दिस केस आई एम डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट इलास्टिक। तो इन दिस केस देखिए E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1 में हमारे टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर को 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, सेम रखा है, और अकॉर्डिंगली Q2 निकालने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखिए आप प्राइस को बढ़ाइए तो भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, टोटल रेवेन्यू भी सेम रहेगी। प्राइस कम कीजिए तो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज रहेगा। अब चेक कीजिए, न्यूमेरिकली चेक कीजिए इसको। न्यूमेरिकली इसमें ऐसा हुआ कि 10 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है, 100 यूनिट की क्वांटिटी, तो 1000 की क्वांटिटी सेम ले लिया बेस मैंने। अब देखिए रेट को मैं यहाँ पर 10 की जगह 11 करता हूँ और खर्चे को यहाँ सेम रखता हूँ, तो मेरी क्वांटिटी आएगी 90। तो 90 भाई इसको कैसे निकाल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं निकाल रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर 2, ये टोटल एक्सपेंडिचर 2 डिवाइड बाई P2, ऐसा निकाल रहा हूँ मैं। तो ये जो मेरा क्वांटिटी आ गई, इसके बेस पर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी निकालूंगा तो एग्जैक्ट 1 आएगा। देखिए आप, ये दिख रहा है आपको एग्जैक्ट 1। और इवन आप रेट को गिरा कर देख लीजिए, 10 रुपये से आप रेट को 9 कर दीजिए, टोटल खर्चा बस सेम रख के देखिए आप, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्वांटिटी आएगी इसके बेस पर, यहाँ पर भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी 1। जनरली स्टूडेंट कहाँ फंसते हैं मैं बता रहा हूँ, जनरली जो ठीक से पढ़ते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो फंसते हैं इलेक्ट्रिसिटी 1 निकालने में। जब ये फिफ्थ और सिक्स्थ केस में आप जब नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, तो देखना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 1 कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना इसमें बेस बदल जाता है। आप एक बार ओल्ड क्वांटिटी प्राइस पर निकालते हैं, फिर न्यू पे निकालते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूले पे ये टैली नहीं होता, माइनर डिफरेंस आता है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली टैली होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्रेंड्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटले मेथड। और अगर मैं थोड़ी सी, अगर आप 1-2 मिनट और देखें तो मैं आपको इसकी थ्योरी भी बता देता हूं। ये देखिए टोटल आउटले मेथड, इसकी थ्योरी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। क्या लिखा है देखिए, टोटल आउटले मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कॉमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड ऑन इट आर ग्रेटली रिलेटेड टू ईच अदर। किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर आपस में बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। एज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, मेड ऑन अ कमोडिटी
इज टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाई द सेलर। तो जो टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है वही शॉपकीपर की रेवेन्यू है। ठीक है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी। प्रैक्टिकली आपको मालूम है कहाँ काम आता है ये बिजनेस डिसीजन लेने में काम आता है। कैसे काम आता है, सोच के देखिए, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे को टोटल रेवेन्यू बढ़ाने की इच्छा रखनी है। तो जब भी अगर मेरे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, मान लो मेरा प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, तो मैं हमेशा प्राइस को गिराने की पॉलिसी रखूंगा, क्योंकि अगर कहीं प्राइस बढ़ा दिया तो मेरी रेवेन्यू गिर जाएगी। तो अब बिजनेस डिसीजन वाइज समझना, अगर मेरे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो हमेशा मैं प्राइस को कम करने से मेरे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मेरा प्रोडक्ट अगर ई लेस देन 1 है तो मेरे को प्राइस को हमेशा बढ़ाने से मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगर मेरा ई इज इक्वल टू 1 है तो प्राइस बढ़ाओ या कम करो मेरे टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो बिजनेस डिसीजन लेने में, प्राइसिंग डिसीजन लेने में काम आता है। इसको प्रैक्टिकली वहां से समझिए आप कंज्यूमर के थ्रू, लेकिन बनना बिजनेसमैन है, आपको बिजनेसमैन को सलाह देनी है, समझ रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा सा थ्योरी अगर हम आगे और देख लें, ठीक है, आगे मैं पढ़ रहा हूं यहां से। वी कैन से दैट द प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू received are closely related to each other. By analyzing the chapter, the total expenditure or revenue, we can know the price elasticity of demand for the goods. However, it should be noted by this method, we can only say whether the demand for the goods is elastic or inelastic. अब यहाँ देखिए खास चीज क्या लिखी है, मैं बता दूं आपको। इस मेथड से हम एग्जैक्ट आंसर तो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए निकाल के बताया, लेकिन केवल ये जानने से कि आपको एग्जैक्ट कोफिशिएंट पता नहीं लगता, केवल ये पता लगता है कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो एग्जैक्ट मैंने केवल आपको ताकि टैली करने के लिए आपको बताया। ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ जहां ग्रीन मार्क है, यहां देखिए जरा। व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स और टोटल रेवेन्यू ऑफ द गुड्स फॉल्स। जब प्राइस के बढ़ने से, क्या लिखा है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है, तो समझ जाना तो क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस तो टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड्स इंक्रीजेज। वी से दैट द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो लेस देन यूनिटी, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो लेस देन यूनिटी। तो अब पूरे वीडियो को अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। फाइनली ये देखिए, प्राइस अगर बढ़ रहा है, अगर ई मोर देन, यहीं से पढ़िए आप, ई मोर देन 1 है, प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, हेंस टोटल रेवेन्यू भी शॉपकीपर का कम होगा। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और अगर रिवर्स भी आप ले लेना, मैं ये वन साइडेड बता रहा हूँ, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, हेंस टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी। और इसी अपोजिट भी ले सकते हैं इसका। और ई इज इक्वल टू 1 है तो प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम रहेगा, इक्वल साइन से बता रहा हूँ मैं, और टोटल रेवेन्यू भी सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई ट्राई टू enhanced your concept in respect of the total expenditure method in for finding out the elasticity. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो कॉमर्स में हैं, जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। और हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से हम यहाँ पर लेते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में हमारे बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो हम फुल सपोर्ट देते हैं। हम अपने वीडियोस ऐप के थ्रू वीडियोस भेजते हैं बच्चों को, और उनको रेगुलर टेस्ट लेते हैं प्रॉपरली। इवन उनके टेस्ट जो सब्जेक्टिव टेस्ट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, उन सब्जेक्टिव टेस्ट के भी हम वैल्यूएशन करके भी उनको वापस देते हैं कॉपी, बाई पूरा हमारे रिसोर्स है उस तरीके से लेते हैं। और पूरे फैकल्टी क्वालिफाइड, मतलब 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैथमेटिक्स जो है वो इंजीनियर्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से इस सीए फाउंडेशन के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी हमारे कोर्सेज हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक्स।